स्वागत है आपका डेली वाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज का ये लेक्चर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन के बारे में है। और जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उन सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11 बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर मोर चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। आज का हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस पे इफेक्ट नहीं डालता है या फिर अप्लाई नहीं होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, राइट, जिसके की एक साइड वैसा वाटर है जिसको हमको साफ करना है और एक साइड ऐसा वाटर है जो बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश वाटर है और ये सी वाटर है। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, हाई प्रेशर अप्लाई किया और इधर नॉर्मल वाटर का फ्लो हो गया है। तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। बिल्कुल हम यहाँ देख सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। एंड एबव ऑल, जो हम कहते हैं घर में आरओ लगा हुआ है, वो आरओ का मतलब यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने पानी कैसा भी दिया है उस फिल्टर को, लेकिन उसने रिवर्स ऑस्मोसिस करके हमें साफ पानी लौटाया है। ठीक है, नाउ in this technique pressure greater than osmotic pressure is applied to the system। बिल्कुल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है osmotic pressure से, तभी तो मूवमेंट इधर से इधर बना हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट लो है ना, बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल कम है। जितना सी वाटर में सॉल्ट मिलेगा यहाँ पे फ्रेश वाटर में तो हमें नहीं मिलेगा। तो कायदे से तो घूमना चाहिए था इधर से इधर पानी को, क्योंकि ये सी वाटर फिर जितना इसमें खारापन है ये दोनों पानी मिलकर के एक बराबर हो जाएगा। पर हमने उस पर प्रेशर दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर दिया है, तभी तो मूवमेंट है जो वाटर मॉलिक्यूल का फ्रेश वाटर की तरफ हो रहा है, राइट। तो बिल्कुल हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देते हैं। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। बिल्कुल ये पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, हमने सिर्फ प्रेशर इंक्रीज किया है। तो एक्टिव प्रोसेस नहीं होगा ये जब ये पैसिव प्रोसेस है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट डायरेक्टली नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन है नॉर्मल जो इवेपोरेशन यानी जो वाष्पीकरण होता है, पौधों में जो वाष्पीकरण हो रहा है उसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात है टेम्परेचर की। तो बिल्कुल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यानी गर्मियों के दिन में, ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होता है ना कि हमें पौधों को 2 बार पानी देने की जरूरत पड़ती है, तो टेम्परेचर ज्यादा, ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लाइट, अगर हम सर्दी की बात करें या फिर अगर हम बारिश की बात करें तो वहां पे सनलाइट की थोड़ी कमी रहती है। कमी है तो मिट्टी है वो नमी है उसमें अभी भी, जब नमी बनी हुई है मिट्टी में तो पौधों को और एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं है। तो लाइट कम, ट्रांसपिरेशन कम, लाइट ज्यादा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा, तो ये भी डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। विंड स्पीड, यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस तरीके से समझने की जरूरत है कि ट्रांसपिरेशन इज अ टाइप ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में, अगर इवेपोरेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है हम कपड़े को बात करते हैं, कपड़े के निचोड़ने की, कपड़े के फैलाने की। ठीक है, तो कपड़े निचोड़ करके हमने फैला दिए हैं और वो हवा बहुत तेज चल रही है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा जितनी तेज कपड़े उतने जल्दी सूख जाते हैं, राइट। तो विंड स्पीड भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, हवा तेज यानी कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा, हवा कम ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। इन सब में सेम केस अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीफ। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, वो एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है ना जो पत्तियों के पास होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। अगर स्टोमेटा होता है यहाँ पे तो स्टोमेटा की बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे अभी हमने दिया हुआ है कि ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कभी भी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोअर सरफेस ऑफ लीफ हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन। लोअर, निचली सतह पे, पत्तियों की निचली सतह पे कौन से में स्टोमेटा ज्यादा होता है? तो अगर हम देखें तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ कुछ इस तरीके से दिखते हैं,
जिसके ऊपर में क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, पैलिसेड सेल्स हैं, एंड देन वेस्कुलर बंडल है, गार्ड सेल्स हैं, एंड लोअर एपिडर्मिस है, फिर स्टोमा है। राइट, यहाँ पे देखिए नीचे वाले सतह पे है ना, स्टोमेटा। तो ये कौन सा आंसर होगा? दैट इज डॉर्सीवेंट्रल लीव्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू कौन से फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है? That is very straight, sucrose. Now moving to the next question, process of guttation takes place. अब गटेशन क्या होता है? तो गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि पत्तियों के इन कोनों पे ऊपर में बना हुआ रहता है, मतलब कि इस तरीके से समझ लीजिए कि पाइप के सिरे हैं। ये देखिए, ये एक वेन है जो यहाँ पे जा करके एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये खुला हुआ रहता है, तो रात भर में यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये कब होगा? तो ये तब होगा जब रूट प्रेशर ज्यादा होगा और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो होगा। रूट प्रेशर ज्यादा है तो पानी ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन है ही नहीं। ट्रांसपिरेशन यानी कि यहाँ से इनका वाष्पीकरण हो ही नहीं रहा है। तो जब यहाँ से इनका वाष्पीकरण नहीं हो रहा है तो ये यहीं पे तो रुके हुए रहेंगे। तो ये इस तरीके से दिखते हैं, बड़े ही खूबसूरत मोतियों जैसे दिखते हैं ये। तो ये गटेशन के प्रोसेस से होता है। Now moving to the next question, which of the following is an example of imbibition? अब imbibition क्या होता है? imbibition है जहाँ पे कि सीधे सीधे हम एकदम आम भाषा में समझे तो ड्राई सीड्स का रात भर में फूल जाना। चने भिगोते हैं हम रात में और सुबह तक चनों का साइज बढ़ जाता है और उनका जो साइज होता है, उनका रंग होता है, सब कुछ इधर उधर सब चेंज हो जाता है। तो स्वेलिंग ऑफ सीड्स हम बोल सकते हैं इसको, राइट? तो ये है स्वेलिंग ऑफ सीड्स व्हेन पुट इन द सॉइल। सॉइल में जैसे ही देखिए, यहाँ पे सॉइल में जैसे ही डाला है, ये फूल करके कुछ इस तरीके का इसने ग्रो कर दिया है ना। दिस इज कॉल्ड इम्बिबिशन। उसने मिट्टी के आसपास के सारे वाटर को एब्जॉर्ब किया है एंड देन जो नया पौधा है वो निकल गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लांट अंडरगोज सेनेसेंस, यानी कि जब वो बूढ़ा हो रहा है तब न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? एक जगह इकट्ठा रहेंगे? नहीं, बिल्कुल एक जगह इकट्ठा नहीं रहते। विड्रॉन, खींच लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। दे जस्ट ट्रांसलोकेट, वो ट्रांसलोकेट होना शुरू हो जाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पे दो स्टैंडर्डाइजेशन है, एक तो प्योर वाटर दे दिया हमें और दूसरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी दे दिया। तो जब दो स्टैंडर्डाइजेशन है तो प्योर वाटर हमेशा ही उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बिल्कुल, फंगस और हायर रूट्स का एक एसोसिएशन है जो कि हम माइकोराइजा कहते हैं, और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों का एक दूसरे से फायदा होता है। तो ये किस चीज में हेल्प करता है? तो माइकोराइजल रूट कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज्यादा घना दिखता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसके पास इस तरीके से इसको समझिए कि इसके पास बहुत सारे जो रूट हेयर्स हैं, बहुत सारे हाथ हैं। तो जितना ज्यादा हाथ है उतना ज्यादा वो कलेक्ट कर सकता है। इसने बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, जितना उसको काम है उस हिसाब से उसने वाटर पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट? वाटर के साथ साथ जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो वाटर में जो घुले हुए मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, उन सबको भी एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही है। गैसेस एक्सचेंज, रूट्स में कभी भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, तो ये गलत हो गया बिल्कुल। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन यानी कि यहाँ से वहां जब मिनरल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है या कुछ भी चीज इधर उधर घूम रहा है उसको हम ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं, तो वो भी नहीं होता है। देन ए और बी दोनों ही इसके बारे में सही है। ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल है कि यहाँ पे देखिए, इमेज को ध्यान में रखिए और ऑप्शन को ध्यान में रखिए, आपके बिल्कुल एकदम डायरेक्ट रिलेशन है, समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर हैं, तो मूवमेंट किधर से किधर होगा? और ये नॉर्मल सवाल है हमारा ऑस्मोसिस का, कहीं पे प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है तो रिवर्स ऑस्मोसिस तो होगा नहीं। ये सवाल है हमारा ऑस्मोसिस का और ये बताने कि इनमें से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन पढ़ें तो ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी,
क्या ये यहाँ से यहाँ बढ़ेगा? यहाँ से यहाँ बढ़ने के लिए यहाँ पे प्रेशर का भी अप्लाई होना जरूरी है? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये सीधे सीधे गलत हो गया इसके बारे में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल जब भी आए तो ये बहुत ही अच्छा एक तो सवाल होता है, और दूसरा कि इसमें से हमेशा आप शुरुआत कर सकते हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा अच्छे से पता है कि यही हो सकता है, राइट। नाउ लीव्स दिया हुआ है, पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में ट्रांसपिरेशन होता है, तो लीव्स में वाष्पोत्सर्जन होगा। सीड्स, सीड्स ही इम्बिबिशन करते हैं, तभी तो फूलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रूट्स का एक फंक्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब एस्पिरिन और प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल कभी भी उसका जो पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वो नेगेटिव होगा। प्लाज्मोलाइज्ड यानी सूखा हुआ है, उसको भूखा प्यासा, उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो और डी यानी एस्पिरिन, एस्पिरिन इज अ एंटी ट्रांसपिरेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इनमें से मिसमैच्ड पेयर बताना है, और ये जितने भी दिए हुए हैं सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स हैं, हम बोल सकते हैं ऐसा। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट को कंटेन करता है, ये बिल्कुल सही है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो कभी भी हम बात करते हैं कलर्स के लिए बात करते हैं, तो अदर देन क्लोरोफिल जितने भी पिगमेंट होंगे वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, बिल्कुल, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। और क्लोरोप्लास्ट जब भी मैंने बताया ही है कि क्लोरो कहाँ जहाँ पे भी प्लांट के संदर्भ में यूज किया जा रहा है वहां पे ग्रीन कलर की बात होगी। इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट हमेशा ही ऑयल और फैट स्टोर करता है। अब इसको याद करने का एक तरीका है कि यहाँ पे देखिए, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो हमें मोर और लेस ऑयल पता चल जाएगा। तो ऑयल और फैट जो स्टोर करता है दैट इज इलियोप्लास्ट। एंड देन अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। नो, जो प्रोटीन ग्रैन्यूल को स्टोर करता है वो होता है एल्यूरोप्लास्ट, और जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। So the mismatch pair is amyloblast. Now moving to the very short answer type question. हमारा पहला सवाल है कि छोटे आकार के जितने लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घुलनशील होते हैं, तुरंत से कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के आसपास होकर निकल जाते हैं, लेकिन जो मूवमेंट है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस का वो फैसिलिटेटेड होता है, और उनको कितनी ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, और जिनको हम कहते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन के द्वारा जो इंटीग्रल प्रोटीन था, रिमेम्बर इंटीग्रल प्रोटीन जो था वो इसी का काम करता है, वो फैसिलिटेट करता है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी हैं, दो गुट आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, तो एक दूसरे के एंटी हैं, ये क्लियर है, एंड दैट पोर्ट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। तो कभी भी इस संदर्भ में बात होगी कि दो अलग भिन्न मॉलिक्यूल्स हैं और अलग डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों बिल्कुल भिन्न है, अलग है, स्वतंत्र है, वो होगा एंटीपोर्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोसिस इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है, पानी मूव कर रहा है इधर से उधर, वाटर डिफ्यूजेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन बोथ प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर के बारे में बात करें तो हमने सबसे पहले सवाल में ही जब आरओ की बात की, जैसे ही प्रेशर बढ़ाया है ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया है, ठीक है। और अभी 2 सवाल पहले हमने बात की थी जहां पे कि ये सीधे सीधे सवाल दिया हुआ था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इनमें से हमें चुनना था कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग था दोनों तरफ, तो जिधर जैसा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, नॉर्मल डिफ्यूजन हो रहा है तो जिधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वहां पे मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से। तो ये दोनों प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा ही ऑस्मोसिस को इन्फ्लुएंस करेंगे। Now moving to the next question, a flowering plant is planted in an earthen pot. मिट्टी के बर्तन में एक पौधे को लगाया गया है और बाद में उसको पानी दिया गया है।
फिर यूरिया ऐड किया गया ताकि वो और जल्दी बढ़े, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद पौधा मर जाता है, और ऐसा क्यों होता है? यूरिया तो हमने दिया था ताकि प्लांट जल्दी बढ़े, पर इसीलिए वो मर गया क्योंकि वहां पे एक्सोस्मोसिस हो गया, यानी कि मूवमेंट कम से ज्यादा की तरफ हो गया। एक ही साथ बहुत ही ज्यादा यूरिया, छोटा पौधा है ना, यूरिया उसने पहले ले लिया और हम भरते जा रहे हैं, और फिर क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना सेल ज्यादा ले पाया, ना आसपास में उसके यूरिया भरा हुआ है, सेल में यूरिया भरा हुआ है, और धीरे धीरे जो बाकी उसके सेल के अंदर के पदार्थ हैं वो बाहर चले गए। तो दैट लीड टू द डाइंग ऑफ प्लांट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ड्राई सीड्स इंक्रीज द डैश प्रेशर। तभी तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, तभी तो वो बाहर सीडलिंग्स जो है वो मिट्टी से बाहर आते हैं, प्रेशर बढ़ा और जिधर प्रेशर रिलीज हो सकता है उधर की ओर मूवमेंट हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाटर हमेशा ही अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है पौधों में, तभी तो हम रूट को पानी देते हैं और ऊपर तक पत्तियां सारी अगर सूखी हुई हैं, मुरझाई हुई हैं, तो वो खिल जाती हैं। 2 घंटे के आसपास वो 20 मीटर की हाइट तय कर लेता है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है, ये प्रक्रिया है, ये मूवमेंट ऑफ वाटर जो हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, पत्तियों से पानी बाहर की ओर निकल रहा है, और जिसकी वजह से वो रूट पे प्रेशर बना रहे कि और पानी लो और पानी लो, और वो धीरे धीरे मूव करते जा रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों प्लांट सेल में बना हुआ रहता है, और जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही स्पेसिफिसिटी के साथ होता है across the membrane. This is because of cell membrane is selective permeable. ये बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव परमिएबल होता है, तभी तो जो चीजें अंदर सेल के जानी होती है सिर्फ वही जाती हैं, और जो बाहर आनी होती है वही आती है। सारी चीजें सेल के अंदर नहीं और सारी चीजें सेल से बाहर नहीं जाती हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 प्लांट्स आर ट्वाइस यानी दुगना as efficient as C3 plants in terms of CO2 fixation. CO2 फिक्स करने के मामले में C4 प्लांट जो है वो C3 से दुगना एफिशिएंट है, लेकिन वो पानी आधा ही लूज करता है, और C3 प्लांट उतना ही CO2 फिक्स करने के लिए ज्यादा पानी लेता है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट translocation in xylem is unidirectional while phloem is bidirectional. क्योंकि xylem पानी लेके जाता है, ठीक है, और phloem जो है फूड जो सिंथेसाइज हो रहा है उसको लेकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डायरेक्शन में मूव करेगा, पर पानी हमेशा ही नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यूनिडायरेक्शनल xylem हो गया और phloem बाई डायरेक्शनल हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल इसने यहाँ पे रख दिया है। पहले वाले में कोई एक मॉलिक्यूल है जो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, दैट इज यूनिपोर्ट। यूनि मतलब वन, यूनिपोर्ट। यहाँ पे ये वाला सवाल देखिए, एक अंदर जा रहा है दूसरा बाहर आ रहा है, और दोनों अलग अलग हैं, है ना। दो एक साथ मूव कर रहे हैं, अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और साथ ही इंडिपेंडेंट है, दैट इज एंटीपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज दो एक साथ मूव कर रहे हैं, दैट इज सिम्पोर्ट। एक साथ जा रहे हैं, सिम्बायोसिस एक साथ, वैसे ही सिम्पोर्ट दो एक साथ मूव कर रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल अगेन एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारा। सिंपल डिफ्यूजन सेलेक्टिव होता है, दैट इज नो। अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, नो। एटीपी की जरूरत होती है, बिल्कुल भी नहीं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव होता है, यस इट इज सेलेक्टिव। अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं। एटीपी की जरूरत होती है, नहीं, एटीपी की जरूरत फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाम ही एक्टिव है तो सेलेक्टिव भी होगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी होगा, साथ ही एटीपी की भी जरूरत इसको पड़ेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल हमें डिफाइन करना है। वाटर पोटेंशियल, ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ प्लांट सेल जो मूवमेंट होता है, इसी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया यानी हायर पोटेंशियल एरिया टू लोअर पोटेंशियल एरिया मूवमेंट होगा वाटर का, दिस इज वाटर पोटेंशियल। नाउ
सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि सॉल्यूट जो है वो इफेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को। जिधर सॉल्यूट ज्यादा, मूवमेंट उसके अपोजिट यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। और ये नेगेटिव क्यों होता है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्योंकि लेस फ्री वाटर मॉलिक्यूल हैव दिस वर्क टू डू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडेंशिया लीफ का एपिडर्मल पील हमने लिया और इसको पहले हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है और फिर उसके बाद हमने उसको डिस्टिल्ड वाटर में रखा है, और जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा ए और बी में। तो पहले में हमने क्या किया है, या प्याज के छिलके की हम बात कर लें कि जो जिस चीज का भी हमने छिलका लिया है उस छिलके को हम नमक के सॉल्यूशन में रख रहे हैं, तो क्या होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है और सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, नहीं सिकुड़ जाएगा। और दूसरे में हमने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर को, सेम सेल को फिर हमने डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया। तो जैसे ही हमने डिस्टिल्ड वाटर में डाला, सेल अपना शेप रीगेन कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और बिकम टर्जिड, वापस से वो फूल जाएगा, फुल ऑफ वाटर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट। देखिए, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में बहुत सारा डिफरेंस है, जिसमें से ये है कि एपोप्लास्ट मूवमेंट कोनों से होते हुए जाता है, ये देखिए सेल के बाहरी किनारों से ये निकलते हुए चला जा रहा है, और सिम्प्लास्ट मूवमेंट जो है वो अंदर से इस तरीके से घूम के फिर यहाँ निकल रहा है, फिर यहाँ घूम रहा है, फिर इधर निकल रहा है, फिर इधर घूम रहा है, और फिर इधर निकल रहा है, फिर इधर घूम रहा है, और फिर यहाँ पे दोनों सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट मूवमेंट करके आया हुआ जो वाटर है वो इधर मूव कर रहा है जाइलम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से क्या होगा, सिम्प्लास्ट मूवमेंट में रेट स्लो हो जाएगा मूवमेंट का, और यहाँ पे फास्ट रेट हो जाएगा। जितने देर में इसने 2 सेल क्रॉस किया उतने देर में यहाँ का पानी बढ़ के यहाँ पे चला आया है, राइट। तो ये हमारा जो एपोप्लास्ट है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वाटर मूव विद इन द रूट, किस तरीके से मूवमेंट होती है। अभी हमने देखा कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मूवमेंट की वजह से पानी मूव करता है रूट्स में, और धीरे धीरे आगे वो पूरे बॉडी पार्ट्स में प्लांट के बढ़ जाता है। नाउ moving to the next question, give the location of Casparian strip and explain its role in water movement. Casparian strip हमारा इंडोडर्मल सेल वॉल में होता है, ठीक है। अभी हमने पीछे वाले इमेज में देखा था, आप वीडियो को पॉज करके पीछे वाले इमेज को देख सकते हैं, वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप और उसके बाद पेरिसाइकल बने हुए हैं। नाउ अब ये क्या करता है कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, ऐसा स्थापित करता है जिसकी वजह से पेरिसाइकल से कॉर्टेक्स तक वाटर का मूवमेंट संभव हो सके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। गटेशन भी था, ट्रांसपिरेशन था, दोनों पानी को ऊपर की तरफ ही खींच रहा है, पर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सारा डिफरेंस है इन दोनों में। कि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिसल सबके द्वारा होता है, लेकिन जो गटेशन है वो हाइडेथोइड्स के द्वारा ही होता है, यानी कि पत्तियों के कोनों पे जो शिराएं बनी हुई होती हैं उन शिरों से पानी बाहर आता है, जिनको हम हाइडेथोइड्स कहते हैं, ठीक है। गटेशन उसकी वजह से होता है, और लिक्विड ही फॉर्म में बाहर निकलता है। गटेशन में पानी जो रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर बन के चला जाता है। ट्रांसपिरेशन दिन के समय होता है, गटेशन दिन और रात दोनों टाइम पे ही होता है, और ज्यादातर ये मॉर्निंग और नाइट में ही होता है। और वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं और कितने सारे इसके डिफरेंसेस हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी है, पर ये इविल क्यों है, क्योंकि पौधों से ये पानी खींच रहा है बार बार, ठीक है। और वो क्या हो रहा है, वो सीधे की सीधे उसका यूज तो कहीं हो नहीं रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट के बॉडी में जो पानी था वो बाहर की तरफ चला जा रहा है, एटमोस्फेयर में चला जा रहा है, लेकिन उसी की वजह से अननेसेसरी वाटर लॉस तो हो रहा है, लेकिन उसी की वजह से जो रूट प्रेशर है कॉन्स्टेंटली बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट की बॉडी में, राइट। तो दिस इज अ नेसेसरी इविल।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि जल में ऐसे कौन से 3 भौतिक गुण होते हैं जिसकी वजह से जाइलम में जल के आरोहण के लिए उसको सहायता मिलती है। तो वो है कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स एंड सरफेस टेंशन। कोहेसिव मतलब कि म्यूचुअल अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। एडहेशन प्रॉपर्टी मतलब कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस लाइक ऑफ ट्रैकेट्स, उसमें अट्रैक्शन हो रहा है। इन सरफेस टेंशन वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर वो मूव, जब वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर में एक अट्रैक्शन हो रहा है, जो जिसकी वजह से जो वाटर है एक साथ लिक्विड बल्क में वो हमें नजर आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गार्डनर है जिसने कि पौधों को पानी दिया है और एक दिन वो इत्तेफाक से, गर्मी का दिन है और वो भूल गया है पानी देना, तो क्या होगा? पौधे मुरझा जाएंगे, लेकिन वापस से वो अपना शेप को रिगेन कर लेंगे अगर उनको पानी दे दिया गया। बिल्कुल ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और उनको पानी दे देंगे, ठीक हो जाएंगे। Moving to the next question, identify a type of molecular movement which is highly selective and requires special membrane proteins but does not require energy. एनर्जी नहीं चाहिए लेकिन बाकी सारी चीजें सेलेक्टिव हैं, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये सेलेक्टिव भी होते हैं और इनको मेम्ब्रेन प्रोटीन भी चाहिए, पर इनको एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को हमें करेक्ट करना है। सेल श्रिंक कर जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और स्वेल कर जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। नहीं, सेल स्वेल करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और श्रिंक करता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इम्बिबिशन एक डिफ्यूजन है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, नहीं, वो वाटर को एडजॉर्ब करता है। एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस पे होता है, तो इम्बिबिशन भी सरफेस पे होता है, यानी कि बाहरी आवरण पे इम्बिबिशन होता है, भीतरी तरह से नहीं होता इम्बिबिशन। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ वाटर फ्लोज इन द रूट अकर्स वाया सिम्प्लास्ट। नहीं, पानी तेज किससे मूव करता है? एपोप्लास्ट से, तो मोस्ट ऑफ वाटर फ्लोज इन रूट थ्रू एपोप्लास्टिक वे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट्स को प्राप्त करें। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड टू डेली बाइट्स फॉर मोर अपडेट्स।